अब हम समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। आपके लेसन 4 में पेज नंबर 35 में दिया हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में इसको हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आइए देखिए। द केमिकल रिएक्शन in which an acid and a base react with each other and form salt and water is called neutralization reaction। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना लेंगे, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या हिंदी में उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, इसीलिए आज मैं उनके लिए मातृभाषा में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आगे कि इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्या है रीजन। ठीक है, तो आगे लिखा है इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, हेंस इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहने का रीजन ये है कि इस अभिक्रिया में एसिड और बेस एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको कैंसल कर देते है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया। वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। समझ में आया? यस सर। सबको? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस are usually exothermic reaction, so heat is evolved, but they can also be endothermic in some cases। मतलब अधिकांश जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें जिस अभिक्रिया में हीट जो है इवॉल्व होता है। ये देखो लिखा है क्या? हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व होता है, निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, ऐसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं जो एंडोथर्मिक हो सकते हैं, जो एंडोथर्मिक हो सकते हैं। अब देखिए आगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। A neutralization reaction is exothermic when the product of the reaction are more stable than the reactant। अब इसकी खास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लिखा है क्या कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कि एक एसिड है, और दोनों आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं। साल्ट जो हमको मिला यहाँ पर वो है सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल रहा है, और साथ ही साथ चूंकि अभिक्रिया कैसा है? एक्सोथर्मिक, इसलिए हीट निकल रहा है। अब जो जिसमें हीट निकलता है जो एक्सोथर्मिक होता है उसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर मोर स्टेबल। मतलब एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ना, ये कौन सा? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? ये मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है।
इसका मतलब समझ रहे हैं मूड स्टेबल का मतलब ये अब अपने आप में कोई बदलाव नहीं चाहेगा, ये स्थायी हो चुका है। किससे? अपने रिएक्टेंट से। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करने के बाद हमको जो साल्ट दिया है NaCl, ये ज्यादा स्टेबल है, अब ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहेगा। क्लियर है? Yes. ये है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो था हमारा क्या, एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमने कहा कि कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है। कब? आइए देखिए, हाउएवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक when weak acid or bases are involved। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड हमारा क्या है, एक वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड है जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है Na2CO3 से। और देखो इसमें हीट लग रहा है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? और उसके बाद हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम एसीटेट और कार्बोनिक एसिड। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस सिस्टम को, इसीलिए ये एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर ये जो बना है क्या, H2CO3 वो आगे डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टेबल नहीं था, एंडोथर्मिक में जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो आगे और डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर फर्दर हमको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। क्लियर है? आइए इन सबको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहां तक समझ में आया भाई? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ, चलिए अब हम डायग्राम के माध्यम से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा कुछ डायग्राम, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया हुआ है, आइए देखिए। डायग्राम ए को देखिए आप, सबसे पहले आप डायग्राम ए को देखिए। इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के एनर्जी लेवल को दिखाया गया है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, और ये वाला जो डायग्राम है वो एंडोथर्मिक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी यहाँ पर है, इसकी एनर्जी यहाँ पर है। तो किसकी एनर्जी नीचे है, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, और यदि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होता है तो हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अब इसी के उल्टा यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ है और रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? अब यहाँ पर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है, और जहाँ ये इसकी एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट का, तो वो होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी देना पड़ता है सिस्टम को, ठीक है। अब डायग्राम बी को देखिए, ये हमारा डायग्राम बी है, इस डायग्राम बी को देखिए, ये क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये डायग्राम बी, डायग्राम बी में आप देखेंगे कि इधर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक डायग्राम बना हुआ है और इधर एंडोथर्मिक। यहाँ पर दिखाया गया कि एक बीकर है और बीकर से हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है ना। बीकर से हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है ना। मतलब जैसे आपके पास एक बीकर है इस तरीके से,
और इस बीकर में आपने क्या डाल रखा है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के रखा है। अब यहाँ से जैसे ही आप HCl डालोगे तो आपका बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, और सराउंडिंग को क्या देगा, हीट देगा। वो होता है एक्सोथर्मिक। और वही यहाँ पर दूसरा में एंडोथर्मिक है। इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हमारा जो बीकर है वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो ये है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस। आइए आगे हम इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं अभिक्रिया में कि हमारा अभिक्रिया पूरा हुआ है अन्यथा नहीं। चलिए, उसके बाद हम लोग इसके बायोलॉजिकल एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे भाई, कि इसका हमारा क्या फायदा है, इसको पढ़ने का क्या प्रॉफिट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए उसके पहले हम थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक बीकर ले रखा है, यहाँ पर एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है। क्या रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है, बेस। और इसमें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाल रखा है, फिनाप्थलीन की बूंदे, फिनाप्थलीन की कुछ बूंदे डाल रखा है। फिनाप्थलीन की बूंदे डाल रखा है। जैसे इस बेस में फिनाप्थलीन की बूंद डालोगे तो यहाँ पर आपको पिंक कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा। अब इसमें इस बेस में इधर से क्या डालोगे, इस ब्यूरेट के माध्यम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे। ठीक है, जितनी कंसंट्रेशन वाला है उतनी कंसंट्रेशन वाले यहाँ पर क्या डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे। अब जब बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में जब मिलते जाएंगे तो रिएक्शन होगा, तो धीरे धीरे इसका पिंक कलर क्या होते जाएगा, गायब होते जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा कलर डिसअपियर हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो वहीं पर हम समझ जाएंगे कि अब हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट भी हमने देखा। आगे हम जानेंगे कि इसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या क्या है। हम इसको पढ़ने के बाद, इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं, इसको जानकर। भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका हमें कुछ फायदा होना चाहिए। यदि हम सिर्फ पढ़े बस और उस हमारे दैनिक जीवन में उसका कोई उपयोगिता ही नहीं है तो पढ़ने का कोई अर्थ है क्या? नहीं। तो आइए इस रिएक्शन का बायोलॉजिकल एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है ट्रीटिंग बी एंड वास्प स्टिंग। आपको कभी मधुमक्खी या ततैया, जानते हो ततैया, तो वास्प बोलते हैं, ततैया भी बोलते हैं हमारे यहाँ। ततैया पीले रंग का जो होता है छोटा छोटा, हाँ उसको वास्प भी बोलते हैं। और मधुमक्खी किसको किसको काटा है, हाँ तो जब ये काटता है तो क्या होता है, वो जगह जहाँ पर काटता है वहां पर अपना स्टिंग को छोड़ देता है। उसको लोग कांटा बोलते हैं ना, स्टिंग को छोड़ देता है। उस स्टिंग में होता है क्या, इधर देखो, उस स्टिंग में होता है फार्मिक एसिड। थोड़ा सा रोको तो वहां पर क्या होता है, अपना स्टिंग को छोड़ देता है कांटा, है ना। उस स्टिंग में होता है फार्मिक एसिड। क्या है, फार्मिक एसिड। और इसके कारण उसको हम वेनम बोलते हैं, जहर, वेनम। ठीक है, अब उसके कारण फिर क्या हो जाता है, हमारा जिस भी पॉइंट पर काटा हुआ है ना, वहां पर स्वेलिंग हो जाता है उसके इफेक्ट के कारण। तो हम इस रिएक्शन का एप्लीकेशन अप्लाई करके हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ बेस को डालकर, है ना, जैसे आपके पास क्या है भाई,
बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा को डाल देंगे तो बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, वो स्वेलिंग जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, अगला एप्लीकेशन की बात करें तो ट्रीटिंग स्टमक एसिडिटी, हमको कभी कभी क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है ना, तो हम आप सब जानते हो भाई, हमारे क्या स्टमक में क्या होता है, HCl रिलीज होता है। वो HCl हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उस बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है हमें। ठीक है, तो इसको भी हम इस रिएक्शन के हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? एंटासिड जिसमें या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी MgOH होल ट्वाइस होगा, है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको यदि हम खा लें तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे और फिर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक होने लग जाएगा। फिर अगला है क्या, ट्रीटिंग टूथ डिके, हमारे दांत की जो डिके है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक बैक्टीरिया इन द माउथ, हमारे माउथ में क्या होते हैं, कुछ एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं, और टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट से हम साफ करते हैं तो हमारा जो कुछ बैक्टीरिया है हमारे माउथ में वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और टूथ का डीके रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने समझा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में और उसके कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए